क्रॉस लैडर थ्योरम। कल हमने पूरा सिमिलरिटी पे जाना, अब सिमिलरिटी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें तो आप सीख ही जाओगे। तो अब अगला जो हेडिंग है वो है क्रॉस लैडर थ्योरम। क्रॉस लैडर थ्योरम क्या होती है भाई, जरा समझना। मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए इस तरह से, और इसका जो टॉप पॉइंट है उस छोटे वाली लाइन के बॉटम से जाके मिल रहा है, और इसका जो छोटे वाले का है इससे जाके मिल रहा है। अब मान लीजिए कि इन दोनों के मीटिंग पॉइंट यहाँ पर हैं और ये आपकी एक लेंथ है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस लैडर थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस लैडर थ्योरम बोलते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सीडी है जिसको हम क्रॉस लैडर की तरह लगा रहे हैं। आप इसको बोल सकते हैं ए बी, आप इसको बोल सकते हैं ए बी, इसको बोल सकते हैं आप सी डी। ठीक है, मैं इसको नोटेशन दे रहा हूं। इसको आप बोल सकते हैं एक्स, इसको आप बोल सकते हैं वाई, और इसको आप बोल सकते हैं जेड। बताइए भाई। तो ये आप पहले डायग्राम बना लो जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्रॉस लैडर थ्योरम सीधे से समझ आ सकूं, और विद प्रूफ, प्रूफ के साथ में। ठीक है, तो पूरा प्रूफ हम करेंगे कि क्रॉस लैडर थ्योरम क्या होती है, इसका क्या चीजें कैसे किस तरह से चलती हैं। तो जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां सबसे जरूरी चीज होती है जेड निकालना, और जेड होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। नोट डाउन करो, यही क्रॉस लैडर थ्योरम है कि आप जेड निकाल दें, और जेड बराबर क्या होगा, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। चलिए अब बात आती है प्रूफ की। तो ये भी आपका परपेंडिकुलर है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो मैं यहां देख रहा हूं कि दो तरह के मेरे को ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। तो z बराबर आपका क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आपको ये प्रूव करना है, तो आप कैसे करेंगे देखिएगा। अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी में बात करता हूं तो क्या मैं लगा सकता हूं सिमिलरिटी? देखो जरा, ये अगर इसके पैरेलल है तो आप कह सकते हैं बड़े वाले ट्राइंगल की आपने एक भुजा एक्स ले ली और छोटे वाले ट्राइंगल की आपने ले ली वाई, जेड सॉरी। समझ में आ रही है बात? अगर बड़े वाले ट्राइंगल के आप एक्स ले रहे हो तो छोटे वाले ट्राइंगल का आपने जेड ले लिया। मैं इस ए बी सी में बात कर रहा हूं, और यहां पर मैंने एक लाइन डाली है। और आप जानते हैं थेल्स थ्योरम के हिसाब से भी आप देख लीजिए, या फिर आप ये देख लीजिए कि संगत भुजाएं क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल की आपने एक्स ले लिया और छोटे वाले ट्राइंगल का आपने जेड ले लिया। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल का आपने एक्स ले लिया और छोटे वाले ट्राइंगल का आपने जेड ले लिया। और अगर मैं इसमें आगे बात करना चाहूं तो देखिए, इसको भी कुछ मान लेते हैं। इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए ए। कोई दिक्कत है क्या? इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। तो मैं ये कहना चाहता हूं बड़े वाले ट्राइंगल से आप क्या लोगे, ए प्लस बी पूरा, क्योंकि ए बी सी में पूरा ले रहे हो तो ए प्लस बी पूरा, और छोटे वाले ट्राइंगल का क्या लोगे, अपॉन ए। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। यहां से मैंने एक चीज निकाल दी पहले प्रूफ की लाइन से, x अपॉन जेड बराबर, x अपॉन जेड बराबर a का मैं अगर डिवाइड करता हूं तो ये हो रहा है 1 प्लस बी बाई ए। एनी प्रॉब्लम माय डियर? किसी को कोई समस्या है तो बताओ। यहां आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, चलने दीजिए। बहुत ही आसान काम किया हमने, इसमें थेल्स थ्योरम लगा दी। संगत भुजा x है, x बड़े वाले की, छोटे वाले की z। इसी प्रकार इसको a माना तो बड़े वाले को लेना है a प्लस बी ले लिया और छोटे वाले का a ले लिया। तो हमने क्या लगा दिया, थेल्स थ्योरम लगा दिया, करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर कर दिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक ट्राइंगल और है। एक ट्राइंगल कौन सा है? एक ट्राइंगल ये रहा, कौन सा, बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी में लगा दो, सेम काम कर दो। ट्राइंगल बी सी डी में लगा के बताओ जल्दी से।
कि किसके किसके बराबर करोगे। ट्राइंगल BCD में y अपॉन z बराबर बड़े वाली भुजा a प्लस बी और छोटे वाला b। तो कहानी बिल्कुल स्पष्ट है गुरुजी, y अपॉन z बराबर a अपॉन b प्लस का 1। बस हो गया सॉल्व। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब मैं a अपॉन बी की वैल्यू यहां रख दूं या b अपॉन a की वैल्यू यहां रख दूं, कोई परेशानी नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब बताइए आप किसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं सर, अगर यहां से हम a अपॉन बी निकाल दें तो y अपॉन z माइनस का 1 हो गया, ठीक है। यहां मैं आगे इसको सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे b अपॉन a रखना है। तो a अपॉन बी बराबर हो गया y माइनस z अपॉन z और b अपॉन a बराबर हो जाएगा z अपॉन y माइनस z। उल्टा कर दिया ना, पलट दिया, क्योंकि मुझे वहां v अपॉन a चाहिए यहां पुट करने पर। तो x बाई जेड प्लस b अपॉन a x बाई जेड इक्वल्स टू 1 प्लस b अपॉन a की वैल्यू कितनी है, z अपॉन y माइनस z। कोई दिक्कत। अब उसको सॉल्व करना है, बस 2 मिनट में कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर तो x अपॉन z बराबर y माइनस z प्लस का z अपॉन y माइनस का z, z से z कट गया और यहां से कितना निकल कर आ गया, एक्स वाई माइनस एक्स जेड बराबर वाई जेड। और इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं तो एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर जेड, हैंस प्रूफ। तो ये प्रूव हो चुका है, जो हमें चाहिए था वो हमने निकाल दिया है। ठीक है, चलेगा। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा क्रॉस लैडर थ्योरम है। मैं प्रूफ इसलिए बताता हूं, प्रूफ बताने के पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक समझ लीजिए। प्रूफ बताने के पीछे यही लॉजिक होता है डियर, जिससे कि आप जो मैकेनिज्म है उसको आप समझ सकें कि यार कैसे कैसे ज्योमेट्री में वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है, किस तरह से हम रिलेशन निकालते हैं। उससे हमें क्या होता है कि जब हम कोई नया क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो आपको क्या होगा, फायदा होता है। ठीक है, चलेगा। और अब हम चलते हैं आगे, अब हम करते हैं क्वेश्चंस इसके बारे में। ठीक है डियर, चलिए। अब हमने बात किया था कल आपसे क्वेश्चन करने का, तो आज सारे क्वेश्चन निपटाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, समय शुरू करता हूं। अब मुझे जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए अब, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। आज क्रॉस लेटर क्या कहते हैं, कोसाइन रूल का भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो सर क्वेश्चन देखिए इस तरह से है, क्या बोला जा रहा है, देखिए जरा कि त्रिभुज ABC में D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो ये आपका ट्राइंगल ABC है। अगर ये D भुजा BC का मध्य बिंदु है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो AD है वो मेरी माध्यिका हो गई, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, माध्यिका ही होती है जो मिड पॉइंट बनाती है। AD बराबर आपको दे रखा है 27 और AD पर कोई बिंदु M इस प्रकार है कि DM बराबर 12 है। ये आपको 12 दे रखा है। त्रिभुज ABC में बिंदु M से इसके केंद्रक की दूरी होगी। एक नंबर क्वेश्चन है, कृपया करके ध्यान दें। मान लीजिएगा कि ये आपका M पॉइंट है। अब मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर ये 27 होता और यहां कहीं भी होता, तो अगर मान लीजिए G मेरा केंद्रक है, सुनना मेरी बात, G मेरा केंद्रक है, सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड AD को किस रेशो में बांटता, यानी कि AG अनुपात GD कितना होता, आप खुद बताइए। मैंने यहां G प्लेस नहीं किया है, वो मुझे पता ही नहीं कहां पर होगा, लेकिन मैं दिमाग लगा सकता हूं ना कि यार जो सेंट्रॉइड होगा वह माध्यिका को 2:1 में विभाजित करेगा। सर ये तो निश्चित है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3 रेशो बराबर आपका अगर 27 सेंटीमीटर है तो 1 रेशो बराबर आपका 9 सेंटीमीटर होगा। एनी प्रॉब्लम माय डियर? नो प्रॉब्लम।
यानी कि एजी आपका जो होगा वह 18 सेंटीमीटर होगा और जीडी जो आपका होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यानी कि आपसे पूछा गया है एबीसी में बिंदु एम से केंद्रक की दूरी बताओ। यानी कि आपसे मैं कह सकता हूं कि भाई यहां कहीं जो भी हमारा सेंट्रॉइड है वो नीचे से 9 पर होगा, यानी कि यहां कहीं सेंट्रॉइड होना चाहिए। अब जो नीचे से 9 पर है और ये 12 पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 3। चीजें क्लियर हैं क्या डियर? जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है? समझ पा रहे हो क्या? भाई आपको नहीं पता था ना प्लेसिंग, प्लेसिंग तो आपने अब निकाली है, क्योंकि नीचे से अगर जीडी देख रहे हो तो नीचे से 9 ही है, तो जी यहां कहीं होगा। अब जी यहां कहीं है, वरना आप ये कहते सर जी यहां क्यों नहीं है? अरे यहां हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम तो 12 पर है तो जी तो 9 पर ही है, तो 9 तो नीचे ही होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 आ गई। अगर आप पूछना चाहते हो कि भाई एजी आपका 18 है तो ए से एम की दूरी कितनी है बताओ? ए से एम की दूरी कितनी है? दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ। लगाओ भाई, ए से एम तक की दूरी कितनी है? तो यहां पर आपका जी सेंट्रोइड है, तो ए जी आपका जो है वह कितना है? 18 सेंटीमीटर। और आपको पता है ए जी आपका 18 है, जी एम आपका 3 है, तो ए एम कितना बन जाएगा? 18 में से 3 चले गए तो 15, तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्लियर है? तो ये आपका एक बढ़िया तरीका है इस तरह के प्रश्न को करने का, और मैंने बहुत अच्छे से ये क्लियर किया है। अगला प्रश्न करिए, देखते हैं कौन विद्यार्थी सही आंसर देता है। ये लीजिए, तो ये भी आसान है, देखो करने की देर है बस। आइए करते हैं। त्रिभुज एबीसी में जी आपका सेंट्रोइड है, त्रिभुज एबीसी में जी आपका क्या है? सेंट्रोइड है, और एडी आपकी माध्यिका है। जी आपका सेंट्रोइड है और एडी आपकी माध्यिका है। एडी माध्यिका है जिसकी लंबाई आपको 15 दे रखी है, यानी कि एडी बराबर आपको दे रखा है 15, तो एजी बराबर बताओ। तो आप जानते हैं 2:1 में विभाजित हो जाएगा। 3 बराबर आपका कितना है? रेशो बराबर 15 है। 1 बराबर आपका 5 है, तो एजी बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और जीडी बराबर हो जाएगा आपका 5। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो आने वाला है 10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर दीजिए। चलिएगा, तो कैसे करेंगे डियर? आओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना था इसमें। कैसे होगा देखो, आपसे बोला गया है त्रिभुज एबीसी के बारे में, तो यहां हम कह सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। एडी और बी एक दूसरे को समकोण पर जी बिंदु पर काटते हैं। एडी और बीई, ठीक है, माध्यिकाएं है ना? ठीक है भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना। ये एडी हो गया, ये बीई हो गया, यहां पर जी आपका एक सेंट्रॉइड है, और काटते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, काटने दीजिए, ये सब 90 डिग्री है ना। आपसे बोला गया एडी बराबर 18 है। अच्छा भाई, एडी बराबर आपका 18 दे रखा है,
बीई बराबर आपका 12 दे रखा है, तो बीडी की लंबाई निकालो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक चीज पहले ही कहना चाहता हूं कि भाई बीडी की लंबाई आपको निकालनी है। आप मुझे बताइए जीडी कितना हो जाएगा। अगर आपसे मैं पूछता हूं कि एडी बराबर आपका 18 सेंटीमीटर है, तो एजी अनुपात जीडी आप जानते हैं कितना होगा, 2:1 होगा ना, क्योंकि जो केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो 3 अनुपात बराबर 18 है, 1 अनुपात बराबर 6 है, ये 12 है और ये 6 हो गया। ठीक है, ये 12 है, ये 6 हो गया। अगर मैं आगे बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स बीई के बारे में, तो जो ये बीई होता है हमारे लिए, तो बीई भी हमारा 2:1 में विभाजित करेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं बीजी अनुपात जीई 2:1 है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि 3 बराबर आपका 12 हो गया, 1 बराबर आपका 4 हो गया, यानी कि बीजी बराबर 8 हो जाएगा और जीई बराबर 4 हो जाएगा। तो ये आपने 8 लिख दिया। तो यहां से आपका दिमाग चल गया कि यार ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 6 है, ये 8 है, तो क्या ये 10 नहीं होगा क्या, क्योंकि ये तो ट्रिपलेट बन गया ना डियर, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा बीडी की लंबाई वो हो जाएगी 10। तो इस तरह से ये प्यारा सा प्रश्न है, आपको समझना होता है और इस तरह के प्रश्न करने होते हैं। कॉन्सेप्ट वही लग रहा है कि जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित कर रहा है और उस हिसाब से आपने जो उपयुक्त डायमेंशंस थी वो निकाल दी, जैसे कि इसकी वैल्यू, जैसे कि इसकी वैल्यू। यहां हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कौन करता है और इसी तरह से अपना दिमाग चलाते चलो। थ्योरी पढ़ोगे तो क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलिए, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कि क्या आंसर आपने दिया होगा। आइए, एबीसी त्रिभुज एबीसी में माध्यिका बी भुजा एसी को ई पर काटती है। तो त्रिभुज आपने क्या बनाया, त्रिभुज आपने बनाया एबीसी। त्रिभुज एबीसी में क्या हो रहा है कि भाई जो माध्यिका है त्रिभुज एबीसी में बी भुजा एसी को ई पर काटती है, बी भुजा एसी को ई पर काटती है। आपसे बोला जा रहा है कि बीजी, जहां पर जी केंद्रक है तो यहां पर आपने बीजी देख लिया, बीजी बराबर आपका 18 है, तो बी बराबर कितना होगा, बहुत सिंपल हो गया ना ये तो यार। ये तो 2 रेशो बराबर अगर 18 है, 1 रेशो बराबर 9। तो आपसे क्या बोला, बी पूछा गया है, तो 18 और 9 पूरा होगा 27, पूरा पूछा गया है आपसे। तो 27 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कौन आंसर देता है। मात्र 20 सेकंड का सवाल है, चलो एक बार ट्राई तो करो, 20 सेकंड के अंदर अंदर बनाओ। त्रिभुज ए बी ई और डी ई एफ समरूप हैं। अब यहां बोल ही दिया उसने, यानी कि समरूप पहले से ही बोल रखा है कि यहां पर आपके दो त्रिभुज हैं जो आपस में समरूप हैं। समरूप हैं इसका मतलब क्या उनका एरिया बराबर होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। समरूप है तो क्या इनका एरिया हमेशा बराबर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल आपकी शेप बराबर हो सकती है, डायमेंशंस अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके तो कॉमन रेशियो बराबर होते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि सर ए बी सी है और डी ई एफ है, तो ए के सामने लोगे डी और बी के सामने लोगे आप ई और सी के सामने आप लोगे एफ। क्यों, क्योंकि इन दोनों को ही समरूप बताया गया है उसने। अगर बोला जा रहा है कि ए आपका 47 है, ई आपका 63 है, तो एंगल सी बताओ,
तो भाई देखो ये 63 है तो ये भी 63 ही होगा, समरूप है तो एंगल एंगल तो बराबर होंगे। अब ये एंगल पूछा गया है, तो दो एंगल की वैल्यू पता लग गई, 110 तो ये हो जाएगा 70। तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल सी, मैं आपसे एंगल एफ भी पूछ सकता हूं, तो एंगल एफ भी 70 होगा, नहीं क्या? तो कहानी इस तरह से है समरूपता की। अगला प्रश्न देखिएगा, देखते हैं कौन विद्यार्थी जामा पहनाता है। ये लीजिए, ट्राई करिए। चलिए, दो समरूप त्रिभुज आपको, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप आपको दे रखे हैं। अगर मैं त्रिभुज एबीसी की बात करूं और त्रिभुज पीक्यूआर की बात करूं, तो उनके पेरीमीटर की अगर मैं बात करता हूं, तो उनका जो परिमाप है वो 36:24 है। तो आपको ये ध्यान जान करके अच्छा लगेगा कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके जो पेरीमीटर का रेशो होता है वही उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी होता है। यानी कि अगर आप इसके पेरीमीटर का रेशो निकाल रहे हो तो 12×3 = 36, 12×2 = 24, यही उनकी साइड का रेशो भी होगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो तो सेम ही रहता है ना। वेरी गुड। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो आपका ये हो गया। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि PQ बराबर अगर आपका 10 है तो AB बराबर कितना होगा? तो इसके संगति है, देखो AB भी PQ भी, तो इन्हीं का ही रेशो लेना है। तो अपनी खुशकिस्मती है कि मैंने नीचे PQR लिया है, तो PQ बराबर 10 है तो AB मुझे निकालना है, और AB की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 15। अब मेरा आपसे प्रश्न पे प्रश्न आ रहा है, क्या? मेरा पहला प्रश्न आपसे ये आता है डियर स्टूडेंट, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे उठता है कि मुझे बताइए एरिया का रेशो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर से रेशो क्या होगा? तो आपको पहले ही बता दिया है कि जो परिमाप का रेशो होता है वही साइड के रेशो के बराबर होता है, 3:2, और जो साइड का रेशो होता है उसका स्क्वायर ही एरिया के रेशो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 9:4। मैं आपसे कह देता हूं कि मान लीजिए ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी की परित्रिज्या, ट्राइंगल ए बी सी की परित्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर की परित्रिज्या कितनी होगी? बताओ, पी क्यू आर की सरकम रेडियस बताओ। तो ये भी कॉमन चीज है भाई, आपको पता है एरिया के लिए स्क्वायर लेते हैं, बाकी जो रेडियस है वो आपके लेंथ पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है, भुजाओं के सापेक्ष में डिपेंड करती है। तो यानी कि आपको 3:2 के रेस्पेक्ट में चलना है, और इसकी परित्रिज्या दे रखी है। तो अगर मैं इसको लिख देता हूं 3/2, पहले वाले का R1, R ऑफ ए बी सी, R ऑफ पी क्यू आर, यू कैन सॉल्व इजिली, 5/3 हो जाएगा, 5/3। ठीक है, चलिए, तो 5/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको इस 9/4 से कोई लेना देना नहीं है, आपको तो जब रेडियस की बात की जाए तो भी साइड रेशो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, देखते हैं कौन विद्यार्थी कर पाता है। आराम से सोचो और करके बताओ। जल्दी से आंसर दो, आइए। देखो, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, यानी कि एक ट्राइंगल बनाया मैंने ए बी सी और एक ट्राइंगल बनाया मैंने पी क्यू आर। ध्यान देना, क्या इनकी संगत भुजाएं ए बी अनुपात पी क्यू है? जी बिल्कुल। देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, तो ए बी
अनुपात पी क्यू वह कितना है 2/3। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एडी माध्यिका है और त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर पर पीसीपीएस माध्यिका है, तो बीडी और क्यूएस का स्क्वायर कितना होगा? सेम होगा, क्योंकि माध्यिकाओं का अगर स्क्वायर पूछा जा रहा है तो भुजाओं की संगत अनुपात के बराबर होता है, और स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के प्रोपोर्शन में चला जाएगा अपने आप ही। क्लियर? नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन है, कृपया दिमाग लगाना है, लगाइए, दिखाइए। आइए डियर स्टूडेंट्स, आराम आराम से देखिएगा। हाँ इंग्लिश गलत थी शायद उसमें ना, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। क्यू आर और एक्स वाई दे रखा है, ये क्यू आर दे रखा है, ये एक्स वाई दे रखा है। अब पी वाई आपको दे रखा है 18 और पी क्यू की वैल्यू निकलवा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों समझना जरा बात को, आप मुझे बताइए, ये 105 है, ये 75 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? ये हो गया 180, तो ये बचेगा 120। ये 120 है, तो इस वाले ट्राइंगल में ये कितना हो गया? 60 डिग्री। क्यों? रैखिक कोण युग्म से ये 60 हो गया, तो ये 60 है, ये 75 है, तो ये टोटल कितना हो रहा है? ये 60 है, ये 75 है, तो टोटल कितना हो रहा है? 135। कितना हो गया? 135। तो 180 में से जाएंगे कितना बचेगा? बताओ बताओ भाई, अब जो भी बचेगा बच जाएगा, है ना। यहां मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल कितना हो गया? 75 हो गया। आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से? ट्राइंगल डी एक्स वाई। ध्यान रखना, आप कभी भी ट्राइंगल और चतुर्भुज को समरूप सिद्ध कर सकते हो क्या? क्या कभी भी आप ट्राइंगल और चतुर्भुज को समरूप सिद्ध कर सकते हो क्या? बोले कदापि नहीं। कदापि नहीं सर। बोले क्यों? अरे भाई साहब हो ही नहीं सकता। अगर जब भी सिमिलरिटी लगेगी तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो करेगा। कौन सा वाला? कि भाई साहब उनके करस्पॉन्डिंग रेशो और उनकी शेप बराबर होनी चाहिए। तो शेप बराबर नहीं है तो कैसे समरूप सिद्ध कर दोगे आप? तो यहां हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल डी एक्स वाई भी बहुत तरीके से लिया गया है। तो यहां सॉरी पी है, माफ कर दो, ये पी है, ये पी एक्स वाई और पी एक्स आपका 60 था ना, तो पी आर क्यू क्या लूंगा मैं? ट्राइंगल बड़े वाला पी आर क्यू। ये दोनों समरूप है। सही कह रहा हूं क्या? क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? बताओ। तो ये पी एक्स वाई और पी आर क्यू आपका समरूप होगा। सर कैसे? दिमाग लगाओ। पी तो आपका कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। एक्स आपका कितना है? 60 डिग्री। तो इस बड़े वाले में 60 डिग्री आर था, इसलिए आर ले लिया, क्योंकि एक्स बीच में है तो आर भी बीच में होगा। बचा कौन? वाई। वाई आपका यहां 75 है, तो यहां क्यू 75 है। ऐसे करते हैं। अब आप लिख दो, लिख दो, साइड से लिखो, करस्पॉन्डिंग साइड से लिखो। सर हो गया अब तो, पी एक्स का पी आर से, एक्स वाई का आर क्यू से बराबर है पी वाई का पी क्यू से, पी वाई का पी क्यू से। अब आप कहोगे सर क्यू आर और एक्स वाई तो दे ही रखा है, क्यू आर और एक्स वाई तो दे ही रखा है, तो एक्स वाई और क्यू आर तो हमें तो गिवन है 14/9, और पी वाई कितना है? 18 दे रखा है, पी क्यू निकालना है, देख लो आप अपने आप ही। सही है क्या? चलिए, नहीं सॉरी उल्टा करना है, माफ कीजिए। ये हो जाएगा 9/14, क्योंकि वो उल्टा है ना। तो 9 से गया 2 बार, तो पी क्यू कितना आ गया? 14 दूनी 28। ये 135 कौन दे रहा था भाई? तो 28 आपका राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक चीज बता दो, ट्राइंगल पी क्यू आर
का एरिया अनुपात क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई आर क्यू का एरिया का अनुपात कितना होगा? इन दोनों के एरिया का अनुपात कितना होगा? बताओ भाई, कितना होगा? कैसे करेंगे डियर? चलिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई देखो क्यू आर है और एक्स वाई है। पहले आपको ट्राइंगल की बात करनी है सर। अच्छा, तो ट्राइंगल का जो एरिया है, ट्राइंगल का जो रेशो है, ये है कॉमन रेशो उनका। इसको एरिया का जो रेशो होगा इनके स्क्वायर, यानी कि मैं पूरे की बात करूं तो ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एरिया है कितना हो जाएगा? 196 रेशो। और ट्राइंगल पी एक्स वाई का कितना हो जाएगा? 81 रेशो। ठीक है, तो भाई साहब ऐसी बात है, तो पी क्यू आर तो पूरा है ना, तो पी क्यू आर में अगर ये 81 है और ये पूरा 196 है, तो ये वाला हिस्सा कितना बचेगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि सर देखो ये 196 होगा, और आपको ये केवल क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो 196 में से आप 81 माइनस कर दो, तो 196 रेशो 6 में से 1 गया तो 5, 115। 196 रेशो 115। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात आपको? चलिए, तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को मैं बताना चाहता था, बता दिया। अगला प्रश्न इसी प्रकार से है, करके बताइए क्या आंसर आपका आएगा। कम ऑन, दिमाग लगा के करना है ना, सब सीख जाओगे यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो समय सीमा समाप्त करता हूं और इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं। दिस इज द कॉमन एंगल 70, ये 70 हो गया। अब जो ये बचा हुआ एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए। कौन कौन से? आपको मैं ये बता देता हूं कि भाई ये मैंने आपका माना है कॉमन एंगल, और ये रेड वाला आपने अलग मान लिया। तो ए से स्टार्ट किया, ए ई डी समरूप होगा ट्राइंगल ए बी सी। लगा दो संगत भुजाएं। संगत भुजाएं ऐसे भी लगा सकते हैं कि ए ई हो गया किसके बराबर? ए ई का ए बी से अनुपात बराबर हो गया ई डी का बी सी से अनुपात, बराबर बचा कौन? अब डी ए का ए सी से अनुपात। बस हो गया काम। अब जो जो आपको आवश्यकता है वो कर लो आप। अब बी डी आपको निकालना है, तो बी डी कहाँ है? बी डी कहाँ है? बी डी ये है, निकालेंगे। पहले ए बी निकाल लेते हैं और ए डी निकाल लेते हैं। तो देखो भाई ए डी दे रखा है 12, ठीक है, और ए ई दे रखा है आपको 8, ठीक है, और ईसी ईसी भी दे रखा है, तो ठीक है। तो ईसी दे रखा है तो एसी आ गया ना, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो एसी कितना हो जाएगा? ए ई 8 है और ईसी कितना है? 14। ए ई और ईसी दोनों को जोड़ेंगे तो 14 और 8 कितना हो गया? 22। तो एसी आपका हो गया 22। और क्या है भाई? और ए ई आपको पता ही है, ए बी निकाल दो। तो देखो 8 बटे ए बी बराबर 12 बटे 22। कोई दिक्कत है क्या किसी को? ना, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए।
सॉल्व करते हैं, ए बी बराबर निकाल देते हैं, क्योंकि हमें तो बी डी निकालना है, तो ए डी घटा देंगे बाद में। तो ये आ गया गुरुजी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 44/3, ये आ गया ए बी। तो ए बी अगर आ गया 44/3, हमें क्या निकालना है, बी डी निकालना है ना, तो ए डी घटा दो, 12 घटा दो। तो बी डी निकालने के लिए ए बी में से ए डी घटा दिया, यानी कि ए बी कितना आया 44/3 माइनस ए डी कितना है 12, तो 12 तिया 36, 8/3, 8/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8/3। ठीक है डियर, चलिए। मयंक का कहना है भाई एग्जाम कैंसिल कराओ सर। भाई अगर ये सब चीज मेरे हाथ में होती तो सबसे पहले मैं ग्रुप डी करवाता, और ये एनटीपीसी को मैं एक ही बार में निपटवा देता, और सबसे पहले तो मैं जॉब दिलवा देता। अब सरकार, सबको पता ही है वैसे भी यार, तुम बिजी हो भाई टीम बनाने में, क्या दिक्कत है एग्जाम करवाने की। ठीक है, पढ़ाई करो। चलिए, ए क्यू बराबर आपका कितना है 4√2 है, क्यूसी बराबर आपका कितना है 6√2 है, ए बी बराबर आपका कितना है 20 है, पी क्यू बी सी के समांतर है। अब समझ में आ गया, थेल्स थ्योरम जिंदाबाद, लगा दो अब। और थेल्स थ्योरम भी कैसे आती है, सिमिलरिटी से तो आती है भाई, ये सारी जो चीजें हैं वो सिमिलरिटी से ही आती हैं, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं और सारी दुनिया जानती है। लगा दो भैया, अगर आप ए क्यू को ले रहे हो 4√2, तो आप पूरा लो, क्योंकि पूरी की डायमेंशन आपको पता है, तो ये कितना हो गया 10√2। तो इनका जो रेशो है, एपी निकालो पहले आप, सर निकालना तो पी भी है, पहले एपी निकलेगा ना भाई। तो 20, 10 से काटा 2 बार, तो एपी बराबर आ गया 8। एपी बराबर अगर आपका 8 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 आंसर। मजा आ रहा है, सिमिलरिटी लगाना सीख पा रहे हो, कर पा रहे हो सिमिलरिटी के क्वेश्चन, ये हुई ना बात। नेक्स्ट करिए। एक आध बच्चे का ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, एक आध बच्चे का क्या होता है, पढ़ने का मन होता है, बड़े मुश्किल से तो वो पढ़ता है, फिर उसको कोई एग्जाम सुनाई दे जाता है ग्रुप डी वरुप डी, अब वो कहेगा कब तक होगा कब तक होगा, अब उस पर आ जाता है वो यहां से फोकस हट जाता है फिर उसका पढ़ाई से। तो ऐसे बातें किया ही ना करो, इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है डियर, आप भी समझदार हैं और ये क्वेश्चन भी अच्छा है, दोनों ही बातें हैं टू मच फन। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी और ए बी और ए सी पर आपके 2 पॉइंट्स हैं, तो मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ए बी और ए सी पर आपके 2 बिंदु हैं। डी और ई इस प्रकार है कि एडी जो है वो 1:4 है, यानी कि क्या हम कह सकते हैं एडी का जो ए बी से अनुपात है वह 1:4 है। बहुत काम देगा ये अपन को। इसी प्रकार जो ए है उसका पूरे ए सी से जो अनुपात है वह भी 1:4 है। हो गया काम। बी सी आपको दे रखा है 12, तो डी कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये भी तो 1/4 होगा, ये कोई अलग हट सकता है क्या रेशो से, करस्पॉन्डिंग रेशो से ये अलग नहीं हट सकता डियर, उसकी मजबूरी है कि सभी के अगर करस्पॉन्डिंग रेशो 1/4 हैं तो तीसरी वाली भुजा का भी 1/4 ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
करके बताइए। इसी प्रकार बिना पेन चलाए कोशिश कर सकते हो तो करके बता दो। अरे भाई कुछ भी तो नहीं है, यहां पर दे रखा है 1/3 1/3, आपको पता है कि ये BC 15 है तो DE कितना होगा 1/3 5। तो कहानी इस तरह से चलती रहती है हमेशा। और आपको जब आदत हो जाएगी ना, पहली बार तो सब टफ लगता है भाई, ABCD बहुत टफ लगी थी मेरे को, नहीं क्या? तो बात वो नहीं है कि भाई हमें नहीं आएंगी चीजें, आ जाएंगी, धीरे धीरे सब होता है, मतलब सब हो जाता है। ये लीजिए, कम ऑन, इस क्वेश्चन का आंसर दो, चलो लगाओ दिमाग। पता नहीं कोई मेरे मेल पे, कोई मेल आईडी पे कोई एक्टिवेट हो गया होगा, कोई जॉब वाला। भाई साहब दिन में 5-6 जॉब भेज देता है, मतलब फलाना वैकेंसी आई है PSC में, ये मेरे को लगता है जॉब की कमी नहीं है, बस एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं। चलिए, तो त्रिभुज ABC में BAC ABC में जो BAC है वह 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 डिग्री है। अब बोला गया है AD जो है, ओहो समझे, कौन कौन समझे, AD BC पर लंब है। अब इस तरीके को हम बदल सकते हैं, पता है आपको, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल वाली बात हो गई यार। ये BC पर आपका क्या है, AD लंब हो गया, पलट दूं तो ये जो दिखता है ना, ये एक्चुअल में है ऐसा। तो कभी भी बचपन में, बचपन में क्या, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जावे तो बिल्कुल भी संयम ना खोना। ओहो तुम ट्रायंगल बन रहे हो, ये वही वाली बात है, ये और ये सेम ही तो है जो कल मैंने आपको समरूपता पढ़ाई थी। तो ये वही चीज है जहां पर आपको बोला गया है कि BAC, यानी कि ये B मान लीजिए, ये A मान लीजिए, और ये C मान लीजिए, ये D मान लीजिए, और AD पर BC पर परपेंडिकुलर है। BD आपका 3 है और CD आपका 4 है। AD आपको निकालना है। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है क्या, बोलो। अरे यार धरती लगी, चलो अभी भी हिली हुई है, बैक टू द नॉर्मल पोजीशन ना, परफेक्ट। तो भाई कुछ याद आ रहा है क्या? सर आपने कल बताया तो था कि अगर आपको ये निकालना हो और वो दोनों दे रखे हो तो 3 × 4 √12 2√3। मजा आया डियर? कल लिखाया था पूरी प्रॉपर्टी, आप याद करिए थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ यार, जो चीज मतलब हमारा मन नहीं होता, जैसे मान लो आपका पढ़ने का मन नहीं होता, वही याद नहीं होती, बाकी मतलब कुछ भी याद करवा लो। जैसे कि कभी किसी ने कोई गाना गाया हो, कभी मैं बोलूंगा ना कि मैंने 1.5 साल पहले एक क्लास ली थी, वहां पर ये बात कही थी, तो उस बच्चे को याद होगा हाँ 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 हाँ। और मैं बोलूंगा कि मैंने 1.5 साल पहले एक फॉर्मूला लिखाया था, सर वो भूल गया लगता हूं। ऐसा क्यों होता है, जबकि आप तो वो रिवाइज भी नहीं करते हो। टेल टेल, चलो इस प्रश्न का उत्तर दो, देखो क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, आंसर निकाल के बताओ, और आना चाहिए सबका। चलिए डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। और ये भी मुझे लगता है ये वही तरह से है जहां पर आपको दो राइट, मतलब ऑर्थो सेंटर वाला कॉन्सेप्ट है ये, जहां पर आपसे बोला गया BAC, यानी कि फिर से ये B है, ये A है और ये C है,
और ये आपका 90 डिग्री है। और आपसे बोला जा रहा है कि जो AD है वह परपेंडिकुलर है किसके, BC के ऊपर। AD है परपेंडिकुलर BC के ऊपर, AD परपेंडिकुलर BC के ऊपर, और AD आपको दे रखा है 6, BD आपको दे रखा है 4। तो BC की वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू निकालनी है। याद आ रहा है कुछ? अरे याद आ रहा है क्या? याद करो, कुछ बताया था, बताओ। इससे रिलेशन AD आपका 6 है, BD आपका 4 है, BC निकालो भाई। आ तो रहा है भाई, सब कर तो रहे। यही होता है, देखो पढ़ते रहोगे ना सब आसान है। याद करिए, एक प्रॉपर्टी लिखाई थी AD स्क्वायर बराबर, AD स्क्वायर बराबर क्या लिखाया था, BD इंटू DC। तो निकाल ही सकते हो, अभी सिखाया ना। तो AD कितना है, 6 छंगा 36, BD आपका 4, तो DC आपका कितना आ गया 9। तो BC कितना हो जाएगा, 9 और 4 13। ये हुई ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है डियर करने में, अच्छा लग रहा है? चलिए, तो ये पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिभुज के बिंदुओं से समदूरस्थ, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है? बताओ, त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? किसी को पता है क्या? तो सोचो सोचो सोचो, अरे भाई सोचो और फिर आंसर दो। सर देखो बिल्कुल आसान काम है, वह अंतः केंद्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वह बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर हो, यानी कि वह अंतः त्रिज्या हो जाती है, और अंतः त्रिज्या हो गई तो वह जो आपका सेंटर कहलाएगा वह इन सेंटर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने सारे ऑप्शन ले लिया है, किसी ने चूज कर लिया अपने हिसाब से, आई लाइक डी, आई लाइक सी, इस तरह से। तो उनको टेंशन नहीं है कि भाई कोई सोच समझ के आंसर भी देना है ना। सर जाने, सर का काम जाने, और एग्जामिनर जाने, हमारा क्या है। चलिए अगला प्रश्न करके बताइए, देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। चलिए क्वेश्चन देखते ही देखना है कि भाई ABC आपके सामने दे रखा है, जहां पर ये ABC का जो एंगल फॉर्मेशन है ये दे रखा है ये 50 डिग्री, बी को दे रखा है 70 डिग्री, और सी को दे रखा है कितना 60 डिग्री। और इसी तरह से आपके सामने क्या है, एक DEF है, तो D बराबर आपको दे रखा है 60, E बराबर आपको दे रखा है 70, और F बराबर आपको दे रखा है 50। तो आपको क्या करना है डियर, आपको सिंपल सी बात है, ABC और DEF में देखना है कि देखो यहां अगर आप A ले रहे हो, यहाँ B ले रहे हो, C ले रहे हो। अब A कौन सा है, 50 है, तो यहाँ 50 कौन है, F है। B कौन सा यहाँ 70 है, तो यहाँ E है, और FED। तो ये दोनों समरूप होंगे, ABC FED के समरूप होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो ना ABC है तो, अच्छा FED दोनों सेम ही है क्या, A और D सेम ही है। चलिए दोनों ही सही है। नेक्स्ट करिए, क्या आंसर आता है। अब कठिन लग रही है क्या? ये कठिन नहीं है यार, पढ़ते रहो बस, प्रैक्टिस सब करवा देगी, सब आ जाएगा। चलिए
क्या हो रहा है? त्रिभुज एबीसी में AB और AC के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम की बात कर रहे हैं आई थिंक। ये A है, ये B है, ये C है, और AB और AC के मध्य बिंदु हैं X और Y। ये X हो गया, ये Y हो गया, ये आपके मिड पॉइंट हो गए। BC और XY का जो योग दे रखा है वो 12 दे रखा है, ये मिड पॉइंट है डियर। हम जानते हैं कि ये 2:1 में होता है, पता है ना आपको, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये जो होगा इसका दुगना होता है। तो 3 बराबर कितना है? 12, और 1 बराबर कितना है? 4, यानी कि भाई ये 4 यूनिट है तो ये 8 यूनिट है। इसी प्रकार ये पूरा 8 यूनिट है। अरे हो तो गया, 4 आंसर आ गया, और क्या है? लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की अप्रोच है, जिसे आप लगाते तो आंसर आ जाते। ठीक है माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारी सी चीज, देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। क्वेश्चन लिख लीजिए, ट्राइंगल ABC आपको दिया हुआ है। ट्राइंगल ABC में, एक ट्राइंगल ABC में आपको दे दिया क्या? AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, AB बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है, और आपके लिए दे दिया BC बराबर आपका 8 सेंटीमीटर है। AB बराबर 4 है, BC बराबर आपका 8 है, और AC बराबर आपका 5 है। तो आप मुझे cos A cos B निकाल कर बताएं कि cos A क्या होगा और cos B क्या होगा। चलिए, cos A क्या होगा और cos B क्या होगा? चलिए, नीत कौर कह रही हैं सर जो क्वेश्चन आप करवा रहे हो एग्जैक्ट क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में आया आज। बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। हम यही बोलते हैं कि बस पढ़ो, सब हो जाएगा, है ना। चलिए, और ये उसी को पता लग सकता है जो बच्चा पढ़ रहा है। अब कुछ कहेंगे हैं ऐसे थोड़ी आता है तो भाई पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो डियर, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजा आएगा। जो लोग समझ रहे हैं प्लीज ध्यान दें, ये A है, ये B है, और ये C है। ये ABC आपके सामने एक ट्राइंगल है। मैं हमेशा कहता हूं कि AB आपको दे रखा है 4, BC आपको दे रखा है 8, और AC आपको दे रखा है 5। मेरा एक पहला प्रश्न आपसे ये उठता है कि क्या ये ट्राइंगल संभव है? क्या ये ट्राइंगल संभव है? तो आप ये कहेंगे, चेक करूंगा, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है, इसलिए ये ट्राइंगल संभव है। गॉट इट? चलिए, अब अगर संभव है तो मैंने आपसे क्या पूछा कि भाई cos A निकाल के बताओ, यानी कि मेरे को ये एंगल A निकालना है। तो यहां मैं कौन सा रूल लगाऊंगा? यहां मैं जो रूल लगाने वाला हूं उस रूल का मतलब है कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल कहता है कि भाई cos A बराबर इर्द गिर्द की भुजाओं का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले जिससे कि हर एक बच्चे को समझ में आ सके। A स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस उसके सामने की भुजा BC स्क्वायर अपॉन 2AB इंटू AC। सही है, यही आपका कोसाइन रूल होता है। आप एक देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो अगर हम इस पे बात कर रहे हैं, अगर हमें cos A निकालना है तो cos A विल बी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 41, 41 में से गया तो 64,
-2 इंटू 4 इंटू 5, तो यहां कितना आ रहा है, 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 16 अपने सामने 41 माइनस 64/20, और 4 में से 1 गया तो 3, और 6 में से 4 गया तो 2, माइनस का 23/20। तो आपका जो कॉस ए आ गया वह कितना निकल कर आ गया, माइनस का 23/40। सबका सही आ रहा है क्या? तो कॉस ए की वैल्यू निकल कर आ गई। अच्छा लग रहा है कि कॉस ए की वैल्यू निकल कर आ रही है माइनस का 23/40। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं आप लोगों से, पूछूं? बताओगे? क्योंकि वो चीज केवल वही विद्यार्थी बता सकता है जो इक्वल नॉलेज रखता है। आइए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बताओ, ये जो कॉस थीटा ए है ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में है? ये जो कॉस थीटा मैंने निकाला है ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। यही तो नॉलेज है, मतलब हम मैथ को ऐसे नहीं पढ़ रहे कि फॉर ग्रांटेड पढ़ लिया खत्म, ऐसे नहीं। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ज्योमेट्री कब खत्म होगा, खत्म ही करना होता तो पहले ही दिन ही कर देता। अच्छे से पढ़ना चाहते हो पढ़ो। तो चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई अगर ये कॉस ए निकाला सर आपने, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सर आपने सिखाया क्वाड्रेंट होता है ये वाला, ये 0 से 90, 90 से 180 और 270। तो आप ये जानते हो डियर, यहां पर सब पॉजिटिव होते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर साइन होता है और कॉस होता है, और यहां पर नेगेटिव होगा ये कॉस, यहां पर भी नेगेटिव होगा और यहां पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दोनों तो इसके इलाके हो गए ना। देखो फर्स्ट तो किसी के लिए भी मतलब नहीं, सबके लिए पॉजिटिव है, तो ये जो कॉस थीटा है हमारा लाई कर सकता है 23/40, माइनस 23/40 हमारा लाई करेगा कहां पर? दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में। ये बात क्लियर हो गई? सेकंड और थर्ड में लाई कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात आप सीख रहे हो। हाँ इस पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब आप कहोगे सर अब इनमें से भी कौन से में है, तो वो डिपेंड करेगा कि 23/40 कितना आ रहा है। 23/40 लगभग आ रहा है 4×4=24.6 से छोटा, 0.6 से छोटा। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कॉस ग्राफ की, तो कॉस ग्राफ कहां से कहां तक चलता है? ऐसे 0 से ऐसे चलता है, और यहां पर ये क्या होता है डियर, यहां पर ये होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री, 0 पर आपका 1 दिखाएगा ये, यहां पर आपका -1 दिखाएगा ये। तो ये -1 कब होता है? 180 पर, और फिर 270 पर आकर फिर से 0, इसी तरह से चलता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो इसका पीरियड है यहां पर आपका माइनस का 23/4 है, यानी कि लगभग 0.6 से कम, और 0.6 से कम कहां लाई कर सकता है? 0.6 से कम। तो सर ये 1 से आया पॉजिटिव और फिर ये यहां नेगेटिव होना लग गया और यहां -1 हो गया, तो यहां पर इस क्वाड्रेंट में 90 से 180, यानी कि ये कहां होगा? सेकंड में होगा। ठीक है, क्लियर है? मजा आया? समझ में आई बात कि भाई ये कहां होगा? सेकंड में होगा, क्योंकि थर्ड वाला तो फिर से अपना क्या हो रहा है, यहां भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, यहां भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि आपसे कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है कि भाई यहां पर जो वैल्यू आपको मिल रही हो वो दोबारा यहां पर मिल जाए, मिल सकती है ना। तो दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है, वो हमें क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करेगा कि वह चाह कहां रहा है। अगर उसने कह दिया कि आपको 90 से लेकर 180 के बीच में देना है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट दे देंगे। ठीक है, ये तो सोच के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में हो सकता है होने को तो। ठीक है ना, क्योंकि अब जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो देखो ना, यहां और यहां बराबर भी तो आएगा कभी कभार, तो दोनों में हो सकता है। चलिएगा, चलिए तो यहां तक क्लियर है। अब अगला हम निकालना चाहते हैं कॉस बी। कॉस बी निकाल के बताओ कितना आ रहा है। तो कॉस बी कैसे निकालोगे डियर? कॉस बी यानी कि हम ये कॉस बी एंगल निकालना चाहते हैं, तो ये वाला एंगल अगर निकालना चाहते हो तो इसके इर्द गिर्द की भुजाओं का स्क्वायर
8 8 64 और 16, तो 64 और 4 चौके 16 80 माइनस सामने वाली भुजा 25 बटे 2 8 चौके 32। तो सर सॉल्व कर लिया तो ये कितना आया, 80 में से 25 चले गए तो 55 बटे 64, तो 55/64, 55/64। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये पहला क्वेश्चन सही कर दिया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होगा डियर, तो तैयार रहिए, देखता हूं कौन बच्चा कर पाता है। मैंने आपके सामने लिखा एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक ट्राइंगल ए बी सी में ये आपका ए एंगल हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है बीसी, आपको बीसी दे रखा है कितना, 2, और आपको एसी दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। बीसी आपको 2 दे रखा है, एसी आपको 3 दे रखा है, और आपको दे रखा है साइन ए बराबर 2/3। साइन ए बराबर आपको दे रखा है 2/3, तो एंगल बी निकालिए और सरकम रेडियस। इंडियन इंडियन नेवी लवर्स, हो गया आज का भाई, अब तुम छुट्टी ले सकते हो। और नाम सही रखो अपना, अगर अस्तित्व है तो। तो ये कौन सा रूल है डियर, ज्योमेट्री में लगने वाला साइन रूल है। इस तरह के प्रश्नों को हम किससे करेंगे, साइन रूल से। और साइन रूल और कोसाइन रूल ज्योमेट्री का एक पार्ट होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं। आइए, तो कैसे करते हैं, ए अपॉन ए मतलब सामने वाली भुजा, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। मैंने पूरा प्रूफ बताया था, r इज द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्व करते हैं डियर। साइन ए मुझे गिवन है और ए मुझे पता है, तो यू कैन सॉल्व इजिली एज पर द क्वेश्चन। ए आपको 2 दे रखा है, ए के सामने की भुजा ए होती है, बी के सामने की भुजा बी होती है, क्योंकि हमें एंगल बी निकालना है तो हमें आवश्यकता है इसकी। ओके, चलिए सो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि यार बता दो कि यार a अपॉन साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 2/3 बराबर बी, बी 3 है और साइन बी निकालना है, तो बस बराबर कर दिया। तो ये कितना आ गया, 4 बटे, मतलब ये कह सकते हैं साइन बीटा बराबर, साइन बी बराबर आ गया 1 और बी बराबर आ गया 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो सिंपल केस में अगर मैं निकालना चाहता हूं r, तो 3 बराबर आपका हो जाएगा 2r और r बराबर आ जाएगा 3/2। तो ये आपके इस वाले ट्राइंगल की क्या आ गई, परित्रिज्या भी निकल कर आ गई। इस वाले ट्राइंगल की क्या निकल कर आ गई, परित्रिज्या भी निकल कर आ गई। तो उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये चीजें आपको सीखने को मिल जाती हैं, तो आपका जो मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल का होता है। पेपर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं ट्राइंगल का क्वेश्चन है या फिर ट्रिग्नोमेट्री का है, तो ऐसा सोचना नहीं है क्योंकि सिलेबस तो पूरा है। चलिएगा, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मजा आ गया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मेरा एक प्रश्न और आता है आपके सामने, आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए। ये बताइए जो ए बी साइड है इसके कितने मान संभव हैं, इसके कितने मान संभव हैं, हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी, इस ए बी के कितने मान संभव हैं।
चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि यहां पर अगर आपको ए बी के कितने मान संभव है ये निकालना है, तो क्या बताया था कि सर दोनों भुजाओं के अंतर से ज्यादा आपको ए बी लेना है और दोनों भुजाओं के योग से आपको कम ए बी लेना है। यानी कि 1 से 5 के बीच में आपकी ए बी की वैल्यू हो सकती है। कौन कौन सी? 2 चलेगी, 3 चलेगी और 4। तो इसकी आप ये वैल्यूज रख सकते हो, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहां हमारे कितनी वैल्यू संभव है? 3 वैल्यू संभव है। ठीक है, 3 वैल्यू संभव है। इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस तरह बने ट्रायंगल के पेरीमीटर्स का सम, टोटल सम बताना है। बताओ क्या होगा? ये तो मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है, बड़ा भी आ जाता है कभी कभार, कि इस तरह से जो ट्रायंगल बने हैं उनके सभी के पेरीमीटर का सम। तो ये आपके लिए अभी तो आसान हो गया, लेकिन बाद में एपी लगेगी। अगर अभी तो 3 वैल्यू आई हैं तो आप क्या ले सकते हो? 2 + 2 + 3। तो ये तो पहला ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल क्या बन सकता है? 3 + 2 + 3। और तीसरा ट्रायंगल क्या हो सकता है? 4 + 2 + 3। और इन सभी को जोड़ना भी है, ध्यान रखना। तो हमने देखा 7, हमने देखा 6 और 2 9, 6 और 2 8, माफ कीजिए, और ये हो गया 6 और 3 9। तो 7 8 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24। तो टोटल परिमाप कितना हो जाएगा तीनों ट्रायंगल से बने ट्रायंगल का? तो 24 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये काफी प्यारी चीजें होती हैं। पेपर बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है आजकल, लेकिन आपको आता है कैसे? क्योंकि सब पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या बन जाती है? अभी तो 3 ट्राइंगल थे, ले लिया, लेकिन आगे आपकी एपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एपी बन रही है ना, दिख रहा है ना। अगर मेरे को 7 पद, पहला पद पता लग जाए और मेरे को सार्वंतर पता लग जाए, तो मैं यार कहीं भी जा सकता हूं। इसी प्रकार अभी तो तीन अपने पास कंडीशन थी, क्योंकि कंडीशन चेंज होती है। तो देखो 2 3 4, तो बाकी ये दो तो फिक्स रहते ही हैं हमेशा, ये तो फिक्स रहेंगे ही, इनमें तो चेंज होता ही नहीं है। तो जो चेंज होते हैं उनमें सार्वंतर एक एक ही आता है हमेशा। ठीक है, तो वो एपी बन जाती है। तो वो तो चलो अभी तो हमने जोड़ लिया, लेकिन कल को कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन सॉल्व विद एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मजा आ रहा है ना? देखो ये सब चीजें दिमाग खोलने वाली हैं, और जो पढ़ेगा तो उसका खुलेगा भी। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट भी मैं दे देता हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बाकी हैं ट्राइंगल के। फिर कल से हमें सर्कल भी स्टार्ट करना है। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, कोसाइन रूल पर ही दे देता हूं एक क्वेश्चन। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका एक ट्राइंगल है डियर। और इस ट्राइंगल में आपको ये दे दिया, ये 2 है, ये 3 है इस बार, और ये 4 है। ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अब मुझे बताइए कॉस ए कितना होगा? मैंने उसी में से एक ट्राइंगल चुन लिया था जब मैंने बनाए थे नोट्स। चलिएगा सर, आपका सीटीएम से 8 अप्रैल में बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन आया। बहुत बढ़िया भैया। सार्वंतर मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब वो भी समझ में नहीं आता बोलो, तो फिर एपी पढ़ाऊंगा तब सीख जाओगे। अगला चैप्टर वैसे मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी लेने वाला हूं। चलिए कैसे हल करेंगे? सर कॉस ए निकालना है, तो मैंने कहा भाई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर ये एंगल निकालना है तो सिंपल सी बात है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन
2 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना हो गया 16 प्लस 9 25 माइनस 4 12 दूनी 24, तो 25 में से 4 गया तो 21/24 7/8, तो 7/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे होमवर्क में थे। तो पहला क्वेश्चन ये था, चलिएगा अब निपटाना स्टार्ट करते हैं और आज इस पूरे टास्क को हम खत्म कर देते हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आंसर दीजिए भाई। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई आपको ये दे रखी हो और परिमाप आपको ये दे रखा हो, तो प्रत्येक समभुजा की लंबाई बताइए, है ना, यानी कि जिनकी इक्वल लेंथ है। अगर आपसे मैं कह देता हूं कि एक आपके सामने समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा कहीं बोला नहीं गया है कि आप मान नहीं सकते, तो आपने मान लिया कि भाई ये दो साइड आपकी समान है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, और यहां पर आपने बी, ये आपने माना है, ऐसा कहीं लिख नहीं रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं दो भुजाएं तो आपको बराबर माननी पड़ेंगी और यहां हमें कोई रोक भी नहीं रहा है। हमसे बोला गया परिमाप, तो दोनों मतलब तीनों भुजाओं का योग कितना आ रहा है 2a प्लस बी, जो हमारा परिमाप है वो कितना आ गया 4x प्लस 2y प्लस 6z, ये उसका परिमाप हो गया डियर। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आपसे बोला गया है आधार की लंबाई, यानी कि आपको b की वैल्यू दे रखी है कितनी 2x माइनस का 2y प्लस का 4z। अब तो रख सकते हो ना b की वैल्यू, तो 2a प्लस 2x माइनस का 2y प्लस का 4z बराबर 4x प्लस का 2y प्लस का 6z। अब यू कैन सॉल्व इजिली, अब आराम से सॉल्व करें इसको। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो 2a बराबर क्या आ रहा है 2x, ठीक है, 4y, 2x प्लस 4y और 2z, यही आ रहा है 2x प्लस 4y बराबर 2z। कोई दिक्कत है क्या? कुछ कट तो नहीं रहा? कोई परेशानी तो नहीं नजर आ रही है हमें? देख लो एक बार और, किसी प्रकार की कोई परेशानी? हिंदी में मिस्टेक था सर। अच्छा अच्छा, इंग्लिश से करना है क्या? ओके समझ में आ गया। वो देखो, वो देखो, वो माइनस आएगा यहाँ पर, है ना, तो यहां पर मैं माइनस लगा देता हूं, अब सॉल्व हो जाएगा। मैंने जब माइनस लगा दिया तो कट गया, ये कट गया, कट गया तो सॉल्व भी हो गया। ये कट गया तो कट गया, तो इसको हटा दो, फिर यहां से हटा दिया तो ये केवल केवल क्या बचा 2x प्लस 2z, तो a बराबर कितना आ गया x प्लस z। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, x प्लस z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करके बताएं। सारे क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। आपका समय शुरू कर दिया मैंने। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो समय सीमा समाप्त हो गई है। आइए इस क्वेश्चन का जवाब आपको देते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर में एल और एम भुजाएं पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु इस प्रकार हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो ये मैंने मान लिया एक पी है, ये क्यू है और ये आर है। पी क्यू आर में दो बिंदु एल एम है, जो भुजाएं क्यू आर जो है आपका समांतर है एल एम के। बोला गया है यदि पी एल बराबर आपको 2 दे रखा है, एल क्यू बराबर आपको 6 दे रखा है, पी एम बराबर आपको 1.5 दे रखा है, तो एम आर बराबर बता दो। मेरे दोस्तों सिंपल लगा सकते हो थेस थ्योरम के माध्यम से, या 1/3 आ गया 2/6 1/3, तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 4.5। ये लीजिए, तो 4.5 ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, आंसर देंगे क्या आ रहा है करके बताइए, देखता हूं कितनी जल्दी निकाल पाते हो। समय सीमा को समाप्त कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया गया त्रिभुज, फिर उसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, तो मूल त्रिभुज से किस अनुपात में होता है। यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया था इस तरह का क्वेश्चन करने का तरीका, कि यार ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ये तो क्लासरूम का क्वेश्चन है और पेपर में भी आया हुआ है CHSL में, ठीक है ना। देखिए बार बार मिड पॉइंट को मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, और आपको ये कंडीशन पता है कि भैया देखो, अगर आप इस पूरे वाले को 1 मानते हो तो ये 1/4 होता है ये वाला, और उस 1/4 का भी 1/4 हो जाएगा अंदर वाला, तो आपका राइट आंसर कितना होगा 1/16, 1/16। दोबारा बताता हूं, अगर इस पूरे को आप 1 मान रहे हो तो ये 4 ट्राइंगल बनेंगे जो कि 1/4 1/4 और 1/4 क्षेत्रफल रखेंगे, तो ये वाला भी 1/4 रखेगा और उस 1/4 का भी 1/4 ये बन जाएगा, यानी कि 1/16। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 1:16 आने वाला है। इस तरह से आप कर सकते हो। चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है। अगला प्रश्न करिएगा, आपके सामने है, आराम से करना, सीखने को मिलने वाला है डियर, बस आप अपना दिमाग लगाएं। नहीं आता मैं खड़ा हूं यहां पर। तो मैं कहूंगा कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए डियर करते हैं सॉल्व इसको। बोला गया है त्रिभुज ABC में, तो यहां पर आपके सामने ये बढ़िया सा आपने ट्राइंगल बना दिया और इसका नामकरण भी कर दिया आपने कि यार ये A है, ये B है और ये C है। एंगल A और एंगल B, एंगल A 60 है और एंगल B भी 60 है, तो एंगल C भी 60 ही होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सिंपल सी बात है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और जो इसकी किस्मत है वो उसने बता दी भाई, ये तीनों एंगल बराबर होंगे, निश्चित तौर पर बराबर होंगे। अब बोला जा रहा है AC बराबर आपका कितना है, √13 है। AC बराबर आपका √13 है। AD और BD D बराबर 90 डिग्री के साथ D पर काटती हैं। ओके, तो AD है, BD है, कोई D होगा पॉइंट, कोई पॉइंट है, अपन को नहीं पता D क्या है, और ये BD होगा, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो ये आपने कटवा लिया। बोला गया है और ये D पॉइंट हमने कहीं माना है। अभी आप बिल्कुल मत सोचना कि ये केंद्रक है क्या, कैसे पता, कुछ लिख ही नहीं रखा, बस बोला है कि 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। अब यहां हमको बोल दिया DB बराबर आपका 2 है, तो AD की लंबाई बताइए भाई, ये लंबाई बतानी है। चलो भाई लगाइए दिमाग, कैसे लगाएंगे, लगाइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर ये √13 दे रखा है, तो हमें ज्यादा दूर तक छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पता है सर ये भी तो √13 होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल लगा दिया, काम खत्म। ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, अब इसमें से कुछ भी ले लो, आधार का स्क्वायर, आपको AD निकालना है ना। तो सॉल्व कर दिया, 13 में से 4 चले गए, तो AB का स्क्वायर, तो AB बराबर कितना आ गया 3, क्योंकि 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 विल बी और राइट आंसर। तो यही कॉमन सेंस वाली बात है। तो कृपया करके अपनी मर्जी से कुछ भी ना चलाएं। जैसे कि कुछ विद्यार्थी ये सोच लेते हैं कि भाई ये केंद्रक है क्या, ये कौन समद्विभाजक है क्या, अरे भाई कुछ नहीं बोला है, ठीक है। चलिए कुछ बोला नहीं है तो हम अपनी मर्जी थोड़ी ना चलाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, वेल डन। अगला प्रश्न करेंगे, चलिए देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। अरे आप देखते ही आ जाएगा आंसर। देखते ही आंसर आ जाएगा, ये आप भी जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी कहता है कि भाई साहब देखिए कि एक अधिक कोण त्रिभुज ABC में A आपका अधिक कोण है, होगा, O उसका लंब केंद्र है, ठीक है। तदनुसार BOC 54 है, तो BAC का कितना होने वाला है मान। तो ऑर्थो सेंटर की अगर हम बात करना चाहते हैं
ऑर्थो सेंटर की हम बात करना चाहेंगे तो ऑर्थो सेंटर आपके क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो बनाते हैं। चलो लग रहा है ना अधिक कोण, ये अधिक कोण मान लेता हूं ना, क्या दिक्कत है। ये ए मान लिया अधिक कोण है, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, और बी ओ सी यहां सेंटर भी है ऑर्थो सेंटर। बी ओ सी ये आपको कितना दे रखा है, 54 डिग्री। तो ये बताना है यार, आप सब जानते हो ये कितना हो जाएगा, 180 में से घटा दीजिए भाई, सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है, तो ये हो जाएगा 126। बस दिखाने का नाटक है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 180, और वही चाहिए होता है। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है सेंटर आउटसाइड है। मान सकते हैं आपका जो ऑर्थो सेंटर है वो आउटसाइड होगा, और आउटसाइड के हिसाब से भी अगर आप डील करेंगे, अभी तो चलो मैंने वो अंदर मान लिया, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं इस तरह से, तो ये यहां कहीं मिलेगा या यहां कहीं मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट वही है। समझने का तरीका है कि हाँ अभी आपने अंदर माना है लेकिन अंदर नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं, ये आउटसाइड होता है। जब मैंने आपको थ्योरी में लिखाया था तो थ्योरी में क्या लिखाया था, आउटसाइड लिखाया था, लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होगी कि इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से समझने के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, उससे ना तो क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन अगर अभी कभी आपसे पूछे कि अधिक कोण में कहां होता है, आउटसाइड होता है, वो अलग से लिखाया गया है। नेक्स्ट, चलिए, तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप जानते हैं कि कौन सा कंसेप्ट लिया गया है, ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इस तरह का क्वेश्चन। भाई साहब देखो, ये आपके सामने ए है, ये आपके सामने बी है, ये आपके सामने सी है। ए के बी कितना है, 60 डिग्री है, सी कितना है, 40 डिग्री है, और ए कितना है, ठीक है जो भी होगा हो जाएगा, लेकिन हमें तो वैसे भी ये डायरेक्टली आता है, क्योंकि यहां पर अगर आप परपेंडिकुलर भी डाल रहे हो, ए ई आपने परपेंडिकुलर भी डाल दिया, और ए डी आपका समद्विभाजक भी है, तो आप जानते हो यार डायरेक्टली करना होता है। अगर ये समद्विभाजक है और ये वाला एंगल पूछे बीच वाला ई ए डी, तो ई ए डी क्या होता है, एंगल बी माइनस एंगल सी बटे 2, ऑलवेज जी, बिल्कुल ऑलवेज। तो बीच में बना हुआ कोण, और ये किन किन के बीच में बना है, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच वाला कोण, तो हमेशा आपके सामने ये फॉर्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा 10 10 10। ठीक है डियर, और वैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही तरीका है, आप बेसिक से भी इसको कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, देखते हैं कौन आंसर देता है। और ये बेसिक से करवाया हुआ है, लास्ट वाला है ना, अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो। अब आप कहोगे सर कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हम तो फिर अब उसका क्या इलाज करें बताओ। एबीसी में बीसी के समांतर एक सीधी रेखा है, मानते हैं भाई कुछ ना कुछ तो। ये आपने ए बोला, ये आपने बी बोला, ये आपने सी बोला। एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक सीधी रेखा है, और पी और क्यू मिलती है, ए बी और एसी को पी और क्यू पर मिलती है, और एपी बराबर आपका कितना दे रखा है, क्यू सी। एपी बराबर आपका कितना दे रखा है, क्यू सी। ए क्यू की लंबाई कितनी दे रखी है, 2। ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है,
12, ए क्यू दे रखा है 2, सी बी, सी क्यू की लंबाई बताओ भाई। ये बताओ भाई साहब। तो भाई ऐसा बोला गया है, तो यहाँ बोला गया है कि भाई पी क्यू समांतर है बीसी के एक सीधी रेखा, समांतर बोला गया है, देखो समांतर रेखा है। लगाओ थेल्स थ्योरम, जो भी आप लगा सकते हो। गुरुजी क्या करूं? अरे कुछ मत करो, इसको भी एक्स मान लो और इसको भी एक्स मान लो डियर, क्या टेंशन ले रहे हो यार आप भी। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 माइनस एक्स। लगा दो थेल्स थ्योरम जिंदाबाद। तो एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स 2/x क्वाड्रेटिक बनेगी। सॉल्व कर लो या फिर वैल्यू पुट कर लो, नहीं भी करना चाहते तो वैल्यू पुट कर लो या तो सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करना ज्यादा बेटर है, जिससे कि कम से कम आपकी क्वालिटी तो आपको पता लगेगी कि मैं पेपर में कर पाऊंगा या नहीं। तो 6 चौके 24 आ गया, यहाँ प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ +4 आ जाएगा। तो प्लस का 4 विल बी योर राइट आंसर। माइनस में तो हो ही नहीं सकता, तो +4 विल बी योर राइट आंसर। एक सेकेंड, यहाँ प्लस डोमिनेट कर रहा है ना, सही है ना। 4 और 8 1/2 और 2 और 4 1/2, 6 थोड़ी हो रहा है, तो प्लस का 4 ही होगा। चलिए, तो प्लस का 4 आपका राइट आंसर होगा। और रेशो भी आ रहा है ना, 4 और 8 1/2, 2 और 4 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, बिट्टू कुमार कह रहा है बेसिक पढ़ाइए। तुम आज क्लास में क्यों आए हो भाई? ये चल रही है 13वें नंबर की क्लास, पार्ट नंबर 13 है। देखो टाइटल, जब वीडियो चल रही होगी ना तो फोन में ये देखो क्या लिखा हुआ है, पार्ट 13। यानी कि इससे पहले 12 लेक्चर और हो चुके हैं, उनमें हमने कोई भजिया थोड़ी तली है, उनमें बेसिक ही पढ़ाया है। अब तो क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए, चलिए कैसे करेंगे? आइए, ये आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि भाई साहब ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये क्रॉस लैडर है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि भाई ए अनुपात बी आप निकालिए। याद करिए, आपने निकाला भी था। हाँ बोलो, याद करो, आपने निकाला भी था। तो जो ए अनुपात बी निकाल सकता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बताइए भाई। तो बोले गुरुजी देखो ऐसी बात है, आप लगा दोगे वही वही जो एक्स और जेड में लगा दो। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? अगर भाई पी क्यू जो है इसके समांतर है तो हम एक्स और जेड में लगा देते हैं, फिर उसको बराबर कर देंगे। लगवाया नहीं लगवाया था? तो यहां कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया उस पर ध्यान दीजिएगा जरा। आइए, तो कॉन्सेप्ट अलग है भाई, जो तुम निकाल रहे हो वो गलत है, जो तुम निकाल रहे हो वो गलत है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हम भी समझा देते थोड़ा सा आपको। आ जाओ, आओ आओ चलो। तो सर कैसे करेंगे? इसमें वही काम करना है जो करते आ रहे हो। ये 90 डिग्री है, ये क्या करोगे? बड़े वाला एक्स फिर जेड और बी, ठीक है। तो पूरा कितना हो जाएगा? ए प्लस बी अपॉन बी। एनी प्रॉब्लम? इस वाले ट्राइंगल में लगा दी मैंने थेल्स थ्योरम। इस वाले ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल का एक्स और इस छोटू वाले ट्राइंगल का जेड, तो एक्स अपॉन जेड, बड़े वाले ट्राइंगल की भुजा ए प्लस बी और छोटे वाले ट्राइंगल की भुजा बी। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। अब उस वाले ट्राइंगल में लगा दिया क्या? वही y अपॉन जेड। निकाल के बताओ, अरे कुछ तो करो। तो सर ये तो a प्लस बी अपॉन ए हो गया। ये हुई ना बात? हुई कि नहीं बात? बिल्कुल हुई। तो भाई साहब हमें a और b का रेशो निकालना है, क्यों ना मैं इनको डिवाइड कर दूं।
कर दो गुरुजी, हमारा क्या जा रहा है। तो डिवाइड करने पर x अपॉन वाई a अपॉन b, सही है क्या, x अपॉन वाई, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा, ये x अपॉन वाई हो गया, डिवाइड दोनों को कर दिया, तो ये a प्लस बी अपॉन a, अच्छा, अपॉन b, अच्छा, और a अपॉन a प्लस बी, तो यही होगा। आपसे a और b पूछा गया है, x अपॉन वाई आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा, a होगा, a x अपॉन वाई। विकास कह रहा लॉन्ग मेथड, पढ़ ले भाई यार, पता नहीं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब इसके अलावा और वो क्या कर सकता था मेरे को ये नहीं पता, बस वो बोल रहा है, बस अपनी उसकी मर्जी है। चलिए, तो आंसर कितना आएगा आपका, राइट आंसर आएगा a अपॉन बी का रेशो एक्स वाई के बराबर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो गलती मत करो, चीजों को समझो और बिना समझे आंसर मत दो। कुछ बच्चे को पता ही नहीं है, अरे भाई वो थ्योरम जो लिखाई थी ना, वो थ्योरम क्या थी पता है क्या किसी को, किसको पता है बताओ, वो जेड की वैल्यू है महाराज, मतलब तुम कुछ भी रट लेते हो क्या, यही समस्या हो रही है। वो क्रॉस लेडर थ्योरम में जेड की वैल्यू है, यहां तो हम रेशो निकलवा रहे हैं। तो क्वेश्चन को देखो, बेसिक यही रहता है, इसी से ही सीखना है, यही करा है बस। नेक्स्ट, त्रिभुज, यदि ओ त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र हो और क्यू ओ आर 110 हो, तो ओ पी आर 25 है और पी आर क्यू का मान बताइए। देखिए, आपसे बोला जा रहा है पी क्यू आर, पी क्यू आर में ओ त्रिभुज का परिकेंद्र है, ओ त्रिभुज का परिकेंद्र है, क्यू ओ आर आपको दे रखा है 110, क्यू ओ आर आपको दे रखा है 110। ओपीआर, ओपीआर आपको दे रखा है 25, तो पी आर क्यू बताइए, तो पी आर क्यू बताइए भैया। अब ये अगर परिकेंद्र है तो मामला तो खराब ही कर दिया इसने। तो ओपीआर है भाई, क्या कर रहे हो भाई, मैं कहूं 55 होना चाहिए, तो ओपीआर कहाँ है, ओपीआर हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, देखो कैसे, ओपीआर ये 25 है, तो इसके सामने और ये बराबर होते हैं, ये भी 25, निकालना क्या है, पी आर क्यू, पी आर क्यू ये निकालना है पूरा, ठीक है। ये 25 हो गया भाई साहब, ये और ये बराबर है, बराबर है ना, तो ये 110 है, तो बचा कितना 70, तो ये 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, तो कितना आ गया 35 और 25 60। ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने कोई जादू नहीं किया, बस मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि अगर ये परिकेंद्र है तो ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, तो इसके सामने का कोण अगर 25 है जो कि दे रखा है, तो इसके सामने का कोण भी 25 होगा। सर अब ये कैसे निकाल दिया आपने, फिर बोलता हूं कि ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, अगर ये 110 है तो बचे हुए कितने होने चाहिए, दोनों 70 होने चाहिए ना, तो आधा आधा ही होगा क्योंकि इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर है, तभी तो 180 हो पाएगा, तो वो 35 हो गया, और टोटल को जोड़ दो 60 आ गया। नेक्स्ट करिए डियर स्टूडेंट्स, मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में।
ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। ओ त्रिभुज एबीसी, एबीसी का परिकेंद्र है भाई। परिकेंद्र ये नहीं है कि कोई कोई दूर होगा, अंदर ही होता है। बी ए सी, ये आपको 85 दे रखा है, और बी सी ए, बी सी ए 75 दे रखा है। तो बताओ क्या, ओ ए, ओ ओ ए सी, ये बताना है। अभी बताता हूं, रुक जाओ भाई। देखो वही कहानी सबको बतानी है कि भाई देखो, ये ओ ए और ओ बी है, ये दोनों बराबर हैं। ये वाला एंगल कितना होगा, ये 85 है, ये 75 है, 90 और 160, ये 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 40। अगर ये 40 हो गया तो बचा हुआ कितना है 140, 70 70। कहानी बिल्कुल अच्छी है और इस पे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं लगातार लगातार लगातार। सर ये 40 कैसे हो गया, किसी भी परिकेंद्र में केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का वैसे भी दुगना हो, मतलब केंद्र पर दुगना होता है परिधि पर बने हुए कोण का। ये वृत्त से भी ले सकते हो क्योंकि एक परिवृत्त बनता है, तो ये प्रॉपर्टी भी चल जाएगी। और वैसे भी हम जानते हैं कि ये 2 टाइम्स होता है अगर ये परिकेंद्र है। तो ये 40 हो गया। तो अब इस ट्राइंगल में देखो, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। अब बचा कितना 180 होने में 140, तो 70 70 में बांट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए डियर स्टूडेंट्स, उड़ा दीजिए बिना किसी वो किए, शर्म किए, कम ऑन। कैसे करेंगे, आइए। एक त्रिभुज की माध्यिका 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई साहब देखो, माध्यिकाएं दे रखी हैं, तो माध्यिकाएं दे रखी हैं, तो 18 और 24 और 30, यह आपके सामने क्या है, तीनों माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिकाओं का अर्ध परिमाप निकाल दिया। या क्या आप देख सकते हैं कोई ट्रिपलेट बन रहा हो, तो मैंने इसको 6 से काटा, मैंने इसको 6 से काटा, अरे वाह यार ये तो ट्रिपलेट ही है। तो इतना सब हमें अब नहीं करना। क्यों, क्योंकि अगर मैं माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं, कितना होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि ट्रिपलेट है ना ये, तो ये आपका हाइपोटेनस होता है, उससे कोई लेना देना है नहीं हमारा। तो यानी कि 1/2 9 × 24 आपकी क्या आ गई, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और हमें वाकई में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, माध्यिका से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 कर देते हैं। तो सॉल्व करने पर 3 से काटा 3 बार, 24 × 12, कितना आ रहा है डियर, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 288। 288 विल बी योर राइट आंसर, 288 विल बी योर राइट आंसर। वही कॉन्सेप्ट है, पहले माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। पहले तो मैं सॉल्व कर रहा था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि ये तो ट्रिपलेट ही है, तो लंबाई ये अपनी अपने आधार हो गया, ये ऊंचाई होगी क्योंकि वो तो कर्ण होता है। एरिया निकाल दिया, और जो भी एरिया निकला ये तो माध्यिकाओं का एरिया है। अब उसका भी 4/3 करते हैं तो ट्राइंगल का एरिया आता है। चलिए नेक्स्ट।
इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है जो आपकी तकलीफों का कारण बनता है पेपर में, लेकिन अब नहीं बनेगा क्योंकि पी क्यू आर में क्यू टी पी एस और आर यू पी आर क्यू आर क्यू की माध्यिकाएं हैं और आपको दे रखा है, देखो आपको दे रखा है पी एस बराबर 10 क्यू टी बराबर 6। तो सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो फटाफट से, पूरा बनाएंगे डायग्राम और यहां पर हम करेंगे नामकरण। ये P है, ये आपका Q है, ये आपका R है। QT PS और RU, QT PS और RU, PR QR और उस पर माध्यिकाएं हैं। QT PS और RU, तो QT RU PS ये मीडियंस हैं। PS कितना दे रखा है 10, QT दे रखा है कितना 6 और RU कितना दे रखा है 8। कहानी पता लग गई कि ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, तो यहां इससे तो कोई लेना देना है नहीं, इसका एरिया निकाल दिया 1/2 6 × 8 तो कितना हो गया 24। लेकिन 24 तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा इस 24 का 4/3 गुना 32। तो 32 जिनका भी आंसर आ रहा है उनके लिए बहुत 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 बधाई हो। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट करिए, सीखिए और उड़ाइए। ये बताया था आपको कि 3 माध्यिकाएं दे रखी हो और उनका जी पर काटती हैं, यानी कि केंद्रक हो गया। तो ABC का क्षेत्रफल इतना है, तो CGE का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यह भी एक त्रिभुज बन रहा है जो कि 1/6 कर देगा, क्योंकि कभी भी जो माध्यिकाएं होती हैं वह त्रिभुज को कितने भागों में बांटेंगी 6 बराबर भागों में। अगर तीनों माध्यिकाएं डाली जा रही है ना तो 6 बराबर भागों में बांटेंगी। इस तरह से 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर ये निकल कर आ गया। तो ये थे क्वेश्चंस, अब बाकी के क्वेश्चन कल कर लेंगे और कल सर्कल भी स्टार्ट करेंगे।